नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2। और प्रश्नावली 2 का क्या नाम है? बहुपद। आज हम इस क्लास में बहुपद प्रश्नावली की चर्चा करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं हम। तो देखो क्या लिखा है, पहले इम्पोर्टेंट नोट्स देखेंगे और उसके बाद में प्रश्नावली शुरू करेंगे। क्या है कि बहुपद। क्या है प्रश्नावली का नाम? बहुपद। बीजगणित के अंतर्गत राशियां दो प्रकार की होती है। देखो कौन कौन सी होती है? पहली होती है चर राशि और दूसरी होती है अचर राशि। कौन कौन सी राशि होती है? चर और अचर। पहले आप समझ लीजिए, मैं जो समझाता हूँ। देखो राशियां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की बीजगणित के अंदर, है ना। एक है चर और दूसरी है अचर। देखो चर क्या है और अचर क्या है? चर है ना, जैसे मैं लूँ एक्स, वाई, बी, ए, ये मान है ना, ये चर में आएंगे। और अचर में क्या आएगी? जैसे अचर के अंदर मैं ले लूँ 2, 5, 3, 10। निश्चित और अनिश्चित में क्या है कि निश्चित मतलब बदलते नहीं है। क्या मान क्या है? बदलते नहीं है। और अनिश्चित के अंदर मान बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। क्या लिखा है देखो, पढ़ते हैं कि अचर राशियों का मान निश्चित होता है। अचर राशियां, उनका मान निश्चित होता है। कैसे? देखो 2 है, आगे -3 है, आगे 6/5 है, आगे 0.9 है। आप 2 को 2.1 भी नहीं कर सकते। इसका मान 2 है तो वो निश्चित है। -3 है तो -3 एक निश्चित मान है। इसलिए क्या है कि ये अचर राशि है ना, इनका मान निश्चित होता है। अब देखो आगे कि चर राशियों का मान निश्चित नहीं होता, बदलता रहता है। जो चर राशि है ना, चर राशियों में मान सकते हैं हम जो अल्फाबेट वाली संख्या है ना, नंबर, अल्फाबेट वाले नंबर ABCDEF और Z तक, उनके जो मान है ना वो बदलते रहते हैं। उनको चर राशियों में शामिल करते हैं। अब देखो आगे हमारे पास है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, उसकी परिभाषा देखो कि ऐसे व्यंजक जो चर, अचर तथा संक्रियाओं के प्रयोग से बनते हैं। अब देखो इसको समझते हैं। देखो ऐसे व्यंजक जो चर, अचर, ये तो आपको समझ में आ गया कि जिनके मान निश्चित होते हैं वो अचर राशि और जिनके मान बदलते रहते हैं वो चर राशि। और इसके साथ में क्या जोड़ दिया? संक्रियाएं। संक्रियाएं, संक्रियाएं। अब देखो संक्रियाएं में क्या होता है कि जो होता है ना, गुणा, भाग, जोड़, बाकी, ये जो है ना, ये अगर चर और अचर दो राशियों के बीच में आती है ना तो उनको संक्रियाएं कहा जाता है। तो देखो बीजीय व्यंजक की परिभाषा दे, मैं जैसे एक चर का मान ले लेता हूँ कि 2, एक व्यंजक ही ले लेता हूँ 2x + 3। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2x है। 2 कौन सी राशि है? अचर है। 2 क्या है? अचर। और x क्या है? चर। तो अब देखो x का मान बदलता रहेगा। इन दोनों के बीच में चिन्ह क्या है? गुणा का। और यहाँ प्लस में क्या हो रहा है? अचर राशि। तो ये क्या होगा, जो व्यंजक होगा वो कौन सा होगा? बीजीय व्यंजक। अब देखो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि ऐसे व्यंजक जो चर, अचर तथा संक्रियाओं के प्रयोग से बनते हैं। अब देखो उदाहरण में क्या दे रखा है, 2x + 3 और x² - 9x + 5। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इन दोनों के बीच में गुणा है, इन दोनों के बीच में गुणा है। तो ये कौन सा कहलाएगा? व्यंजक, बीजीय व्यंजक। आगे क्या दे रखा है? बीजीय व्यंजकों के पदों तथा गुणनखंड का निर्माण। अब देखो पहले तो इनको पढ़ते हैं। क्या है कि जब
बीजीय व्यंजक में प्लस तथा माइनस संक्रिया का प्रयोग होता है तब तो पद बनते हैं, और जब गुणा या भाग का प्रयोग होता है तो गुणनखंड बनते हैं। कैसे, इनको समझते हैं। देखो, जैसे इसी को मैं समझता हूँ x² माइनस 5x प्लस 6। अब देखो हमें क्या बता रहा है कि अगर बीच में प्लस या माइनस आए तो क्या बनते हैं, पद, और भाग गुणा या भाग आए तो क्या बनते हैं, गुणनखंड। क्या बनते हैं, गुणनखंड। अब देखो ये है, अब इनके अंदर प्लस और माइनस कहाँ पे है, एक देखो यहाँ पे है और एक यहाँ पे। तो देखो पद कितने बन रहे हैं, एक ये पद बन रहा है, एक ये पद बन रहा है और एक ये पद बन रहा है। पद कुल कितने पद हैं, पद कितने हैं, 3। अब देखो गुणनखंड में क्या होगा कि जैसे पदों का होगा, गुणनखंड किन का होगा, पदों का। अब मैं x² को लेता हूँ तो x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, x गुणा x। अब मैं लेता हूँ आगे -5x को, तो -5x को मैं क्या लिखूँ, -5 गुणा x। अब देखो 6 है तो मैं 6 को क्या लिखूँ, 6 गुणा 1। अब ये तो है गुणनखंड, ये क्या है, गुणनखंड। और ऊपर जो है ना ये बॉक्स बनाए हुए, ये है पद। तो हमारे पास पदों की संख्या कितनी है, 3। यही उदाहरण आपके सामने देखो दे रखा है, x² माइनस 5x प्लस 6। अब आगे पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है कि जब किसी पद के गुणनखंड किए जाते हैं तब उनमें प्राप्त संख्यात्मक गुणनखंड शेष पद का गुणांक कहलाता है। तो देखो अब इसको समझते हैं, क्या दे रखा है। जैसे मैं आपको बता दूं, यही पॉइंट ले लेता हूं, जो ऊपर उदाहरण लिया ना इसको ही मैं ले लेता हूं, x² माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें पूछेंगे कि x² का गुणांक क्या है, किसका, x² का। x² का गुणांक मतलब x² के गुणा में क्या है, x² के गुणा में क्या, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो उसका गुणा क्या होता है, 1। अब आपको कहेगा कि x का गुणा क्या है, x का गुणा, तो x के गुणे में क्या है, -5 है तो उसका गुणा क्या होगा, -5। अब आपको पूछेंगे कि 6 का गुणा क्या है। अब 6 को क्या लिख सकते हैं, वो अचर पद भी कह सकते हैं कि अचर पद का गुणा क्या है। तो अचर पद का गुणांक है ना वही संख्या रहेगी, तो क्या आएगा, 6 का 6। आगे देखो, आगे क्या है, बहुपद। अब बहुपद क्या होता है, तो बहुपद नाम से स्पष्ट हो रहा है। देखो बहुपद नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है, बहुपद मतलब बहु यानी एक से अधिक, एक से अधिक, और पद यानी पद मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो। पद तो आप समझते हैं ना, मैंने अभी पीछे ही बताया था कि अगर जो व्यंजक है उसके बीच में संक्रिया प्लस और माइनस हो तब तो पद का निर्माण होता है, अगर गुणा और भाग हो तो उसके अंदर किसका निर्माण होता है, गुणनखंड का। अब देखो बहुपद की परिभाषा देखते हैं। बहुपद में क्या दे रखा है, एक या अधिक पदों वाला कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है जिसमें चर की घात केवल पूर्ण संख्या हो। अब शर्त क्या दे रखी है, शर्त दे रखी है कि चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। क्या हो, पूर्ण संख्या। अब देखो पूर्ण संख्या समझते हैं आप, मतलब वह संख्या जो 0 से शुरू होकर 1, 2 और अनंत तक चलती है। अब देखो जैसे मैं एक समीकरण लिखूं कि x की घात 5 प्लस 3x माइनस 9। अब पहले तो देखो ये बहुपद है कि नहीं है, तो बहुपद मतलब बीच के अंदर प्लस या माइनस आना चाहिए, आ रहा है प्लस या माइनस, मतलब इसमें 3 पद है। कितने पद है, 3 पद। अब दूसरी शर्त क्या है, शर्त है कि जो चर की घात है ना, चर की घात वो क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसमें चर क्या है, x है और इधर x है, तो देखो यहाँ चर की घात क्या है, यहाँ चर की घात है 5 और यहाँ क्या है घात, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 घात है।
ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है? अब मैं एक उदाहरण लिख दूं, जैसे t की घात 5 माइनस t की घात 3/2 प्लस t। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, t की घात 5 है, यहाँ पे क्या है, t की घात 3/2 है, और यहाँ पे क्या है, 1 है। यहाँ पे घात पूर्ण नहीं है ना, तो ये बहुपद नहीं होगा, चाहे इसमें कितने भी पद क्यों ना हो। शर्त क्या होनी चाहिए कि जो घात है ना चर की, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। तो यही लिख कर रखा है, आप देखो बहुपद की परिभाषा में, कि एक या अधिक पदों वाला कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है जिसमें चर की घात केवल पूर्ण संख्या हो। अब देखो आगे दे रखा है बहुपदों का वर्गीकरण। तो बहुपदों का वर्गीकरण आप ध्यान से समझिए। बहुपद को वर्गीकरण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। किस किस में? पद में, घात में और चर में। मतलब पद के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण, घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण और चर के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। अब देखो तीनों ही पद, घात और चर, तीनों ही प्रकार में 3-3 वर्गीकरण इनके किए गए हैं बहुपद के। तो देखिए पद के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से किया है कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। मतलब एक पदी बहुपद क्या होगा? जिसमें एक पद होगा। और कैसे? देखो मैं लिख देता हूँ x की घात 5, y की घात 3, z। अब देखो इसमें पद क्या है? एक ही पद है ना, ये सिंगल पद दिखाई दे रहा है, तो वो कौन सा होगा? एक पदी, एक पदी। अब देखो मैं आगे द्विपदी का उदाहरण आपके सामने लेता हूँ। जैसे मैं ले रहा हूँ x की घात 5 माइनस 3, आगे ले लिया t की घात 4 प्लस 6। तो देखो यहाँ पे पद कितने हैं? बीच में माइनस आ रहा है, मतलब संक्रिया अगर प्लस और माइनस हो ना तब तो पद का निर्माण करती है, और गुणा हो तो और भाग हो तो गुणनखंड का। तो यहाँ देखो एक पद ये है और एक ये पद है, एक पद इसमें ये है और एक ये। मतलब अगर पदों की संख्या 2 हो तो कौन सा बहुपद होगा? द्विपदी बहुपद। अब देखो आगे मैं उदाहरण ले लेता हूँ, y की घात 5 माइनस 3y प्लस 9। अब देखो इसमें पद कितने हैं? 1, 2, 3 है ना, मतलब पदों की संख्या कितनी है? 3। तो ये कौन सा होगा? त्रिपदी बहुपद। अब देखो अब हमारे सामने जो बहुपद का वर्गीकरण था उसमें घात वाले कि घात के आधार पर बहुपदों को कितने भागों में बांटा गया। तो घात के आधार पर बहुपदों को 3 भागों में, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब ये क्या होता है? रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है? देखो रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद ये होता है कि अगर कोई भी बहुपद दे रखा है और उसमें चर के ना, चर की अधिकतम घात अगर 1 हो तो वो रैखिक बहुपद। जैसे मैं लिख दूं x प्लस 3, यहाँ चर क्या है? x है और x की अधिकतम घात क्या है? 1 है। तो ये कौन सा होगा? रैखिक, रैखिक बहुपद। अब देखो दूसरा कौन सा है? द्विघात बहुपद। मतलब चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 2। जैसे मैं लिख दूं x² प्लस 3y प्लस y²। तो देखो यहाँ x की घात, x अचर है, यहाँ भी y अचर है और यहाँ y अचर है। तो चर की घात अधिकतम क्या है? देखो चर की अधिकतम घात क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मतलब अधिकतम घात 2 ही है। तो ये कौन सा होगा? द्विघाती बहुपद। और त्रिघाती, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ x की घात 3 प्लस 5। तो यहाँ देखो यहाँ चर की घात क्या है? 3 है, अधिकतम घात, तो ये कौन सा होगा? त्रिघाती बहुपद। और यही दे रखा है घात के आधार पर क्या दे रखा है? रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब देखो अब हमारे सामने दे रखा है कि चर के आधार पर
जो है हमें बहुपदों का वर्गीकरण करना है। तो चर के आधार पर वर्गीकरण तो देखो 3 प्रकार से किया गया है, एक चर, द्विचर और त्रिचर। मतलब कोई भी जैसे बहुपद दे रखा है उसमें अगर चर एक ही है, जैसे मैं x की घात 5 प्लस 3x प्लस 3 प्लस 3x स्क्वायर, अगर यहाँ देखो यहाँ चर है ना वो एक ही प्रकार का है ना, x ही x है, चर क्या है यह x है और एक ही प्रकार का है, तो ये कौन सा होगा, एक चर के बहुपद। अब दूसरा देखो द्विचर के बहुपद। द्विचर के बहुपद में क्या होगा कि घात जैसे चर है ना वो 2 प्रकार के होने चाहिए, जैसे मैं लिख दूँ x की घात 3 प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ देखो एक तो चर x है और एक चर y है, तो ये कौन सा होगा, द्विचर के बहुपद। अब देखो त्रिचर के बहुपद हम समझते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 5xyz। तो देखो यहाँ x भी चर है, y भी चर है और z भी चर है, ये कितने प्रकार का है, 3 चर आगे, तो कौन सा होगा, त्रिचर के बहुपद। ये आपको बहुपद का प्रकार आपको समझ में आया होगा। देखो बहुपद कितने प्रकार के, 3, पद के आधार पे, घात के आधार पे और चर के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। पद के आधार पे 3, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। घात के आधार पे रैखिक, द्विघात और त्रिघात। चर के आधार पे 3 प्रकार के, एक चर के बहुपद, द्विचर के बहुपद और त्रिचर के बहुपद। अब देखो अब आगे क्या दे रखा है, पॉइंट देखो कि जिस बहुपद में चर नहीं होता ना उसे अचर बहुपद कहते हैं। देखो जैसे उदाहरण ले लो, 3 वाला ही ले लेते। अब इसमें है ना चर है नहीं, तो इसे क्या कहेंगे, अचर बहुपद। अचर बहुपद क्यों कहेंगे, पहले देखो इसको मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा x की घात 0, और किसी की बात 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1, तो 3 गुणा 1 बराबर 3। तो देखो मतलब कि अगर किसी भी बहुपद में चर नहीं है ना तो उसे अचर बहुपद कहेंगे। तो ये उदाहरण दे रखे हैं। और आगे देखो कि अचर बहुपद 0 को शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे अचर बहुपद कौन से होंगे, जैसे 3 लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया, 9/3 लिख दिया, ये तो होंगे अचर बहुपद। और अचर बहुपद में 0 आ जाए ना तो उसको हम कहेंगे शून्य बहुपद। क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। आगे देखो आगे क्या दे रखा है, पहले पॉइंट को पढ़ लो कि यदि एक चरीय बहुपद में चर x हो तो इसे हम px से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से हम समझते हैं कि जैसे मैं एक बहुपद लिख देता हूँ कि 3t प्लस t की घात 3 प्लस t की घात 2 ले लेता हूँ। अब देखो इसमें चर क्या है, चर t है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपको पता है कि p कोष्टक में t बराबर 3t प्लस t की घात 3 प्लस t की घात 2, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब देखो ये 3 उदाहरण दे रखे हैं हमारे सामने कि पहले क्या दे रखा है, यहाँ पे चर क्या x है तो px बराबर ये लिख दिया समीकरण, यहाँ y है तो यहाँ y के बराबर लिख दिया, और यहाँ z है तो z के बराबर। अब देखो हमारे सामने अब आगे क्या दे रखा कि एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। कैसे, अब देखो समझते हैं इसको। जैसे मैं कोई बहुपद ले लिया x की घात 3 प्लस 5x माइनस 9। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, चर क्या है, x है, यहाँ भी चर x है। तो देखो x की अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो अधिकतम घात कितनी है इस पूरे बहुपद के अंदर, अधिकतम घात है 3। तो इसे 3 है ना, इसको हम क्या कहेंगे कि बहुपद की घात। अब देखो ये दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ देखो x है चर और चर की अधिकतम घात क्या दे रखी है 3, तो बहुपद में की घात कितनी होगी 3। अब देखो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 3x प्लस 5 5 माइनस a
अब इन सब की घात 1 है तो इनको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ देखो x की घात 2 है, यहाँ y की घात 2 है, यहाँ x की घात 2 है, तो इनको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। आगे है 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। यहाँ देखो चर की अधिकतम घात कितनी है? 3। यहाँ भी कितनी है? 3। तो इनको क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। अब देखो आगे क्या है कि बहुपद के शून्यक। अब बहुपद के शून्यक क्या होता है? देखो पहले तो आप समझो बहुपद के शून्यक होते क्या है। शून्यक क्या होते हैं कि अगर कोई बहुपद दे रखा है और उसमें कोई हम ऐसा मान रखें कि जिससे उसका मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। कोई ऐसा मान रखे कि उसका मान क्या आ जाए? 0, उसे क्या कहते हैं? शून्यक। तो अब यहाँ समझो, यहाँ क्या दे रखा है कि किसी बहुपद के चर के स्थान पर वास्तविक संख्या को प्रतिस्थापित करने पर यदि बहुपद का मान 0 आ जाए तो वह वास्तविक संख्या उस बहुपद का शून्यक कहलाती। अब देखो रखना क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में परिमेय भी आ सकती है और अपरिमेय भी आ सकती है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? पहला समीकरण देखो x की घात 3 है और माइनस में 8 है। अब देखो मैं यहाँ x की घात 3 मतलब x की जगह क्या रखूँ कि मेरा मान क्या आना चाहिए? 0। तो देखो कैसे घात करेंगे? तो x की घात 3 माइनस 8, इसको 0 के बराबर मान लेता हूँ। तो x की घात 3 क्या आएगा? 8। अब देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 3। तो x बराबर x की घात 3 बराबर 2 की घात 3। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2। x बराबर क्या आ जाएगा? 2। तो क्या है इस समीकरण का शून्यक? 2 है। अब आगे वाला देखो x की घात क्या दे रखी है? 1 माइनस 5। तो अब x की जगह अगर मैं प्लस का 5 रखूँ तो माइनस 5 घटेगा तो 0 आ जाएगा। तो x का मान क्या है? 5। अब देखो अब आगे क्या दे रखा है कि एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। देखो अचर बहुपद, शून्येतर मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, और अचर बहुपद में क्या होता है? जैसे मैं 3 मान लूँ, 9 मान लूँ, 5/3 मान लूँ, एक और मैं मान लेता हूँ 1 मान लेता हूँ। अब देखो इसका कोई शून्यक नहीं होता क्योंकि इसमें अगर चर है ही नहीं तो हम मान किसकी जगह रखेंगे? मान हम रख ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, जो अचर है ना उसका कोई शून्यक नहीं होता है। अब देखो आगे क्या दे रखा है? परंपरा के अनुसार प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होती है। अब ये किसी विद्वान ने कहा है, क्या कहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या है ना शून्य बहुपद का शून्यक होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है कि प्रत्येक रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। देखो रैखिक बहुपद समझे आप? जैसे मैं ले लेता हूँ x माइनस 3 ले लेता हूँ। रैखिक बहुपद मतलब घात 1 होनी चाहिए। अब देखो इसको अगर मैं 0 के बराबर रखूँगा तो क्या प्राप्त होगा हमें? x बराबर 3। अब 3 के अलावा ऐसा कोई भी मान नहीं होगा जो यहाँ पे रखूँगा और उत्तर 0 आएगा। तो ये कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक रैखिक बहुपद का मान केवल एक शून्य होता है। अब आगे वाला देखो, आगे वाला क्या दे रखा है कि एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। तो ये कि हम कैसे देखेंगे? जैसे मैं ले लेता हूँ x की घात 2 माइनस 4 ले लेता हूँ। अब देखो अगर मैं x का मान या +2 या -2 कुछ भी रखूँ ना तो भी मेरे पास शून्यक आएगा। देखो अगर मैं x का मान 2 रखूँ तो 2 का वर्ग -4, 2 का वर्ग 4, 4 - 4 0 आ गया। अब अगर मैं -2 रखूँ तो -2 का वर्ग -4, -2 का वर्ग क्या होगा? 4, 4 - 4 0। अब यही कथन क्या था कि एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। ये कथन सत्य है। अब देखो रैखिक बहुपद शून्यक है या नहीं इसकी जांच कैसे करेंगे? कोई समीकरण दे रखा है उसमें चर और अचर को अलग करेंगे। यहाँ पर देखो ये अचर पद है, इसको मैं इस तरफ लाऊंगा तो किस में हो जाएगा? देखो ax + b बराबर 0 मान लेते हैं। फिर ये माइनस इधर आएगा तो b इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -b
एक्स के बराबर एक्स, इधर ये गुणा के अंदर है, उधर जाएगा तो भाग के अंदर, तो माइनस बी बट्टा ए। इसी प्रकार हम रैखिक बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो, अब हमारे सामने शेषफल प्रमेय। अब शेषफल प्रमेय क्या कहता है, एक बार आप इस तरफ ध्यान दो। शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि अगर जैसे मैं कोई समीकरण मान लूँ, बहुपद मान लूँ पी एक्स है, क्या है पी एक्स, और मैं इसके अंदर भाग देता हूँ किसका, जी एक्स, कोई मान लो जी एक्स है, उसका मैं भाग देता हूँ, तो इसमें क्या है कि जो भी हमें शेषफल प्राप्त होगा ना, शेषफल वो क्या प्राप्त होगा, इस कथन की ये व्याख्या करता है कि इस शेषफल प्राप्त करने के लिए हमें सीधा क्या फॉर्मेट है वो देखो, कि जो जी एक्स का मान दे रखा है ना, उसको मैं उसका जो शून्य ज्ञात करेंगे ना, शून्यक, और वो जो शून्यक आएगा उसका मान अगर मैं पी एक्स जो बहुपद दे रखा है उसके अंदर रखूँगा, तो जो मान हमें प्राप्त होगा ना, वही मान किसका आएगा, इस शेषफल प्रमेय से ज्ञात होगा। तो देखो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि मान लीजिए पी एक्स एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है। अभी हमने देखा यदि पी एक्स को रैखिक बहुपद मतलब जिसकी घात एक हो, रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग दिया जाता है। हमने यहाँ रैखिक बहुपद माना कौन सा है, जी एक्स, कौन सा माना, जी एक्स से भाग दिया जाता है, तो शेषफल पी ए प्राप्त होता है, जहाँ ए एक वास्तविक संख्या है। देखो अब ये हमारे को दे रखा है एक बहुपद, दे रखा एक्स फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3 प्लस 2x प्लस 1। अब देखो यहाँ जी एक्स का मान क्या दे रखा है, एक्स माइनस ए, और अब हम इसका भाग देंगे ना, जो ये शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि जी एक्स को मैंने एक्स के 0 के बराबर मानना है, तो जी एक्स क्या था एक्स माइनस 1, इसको 0 के बराबर माना, तो यहाँ एक्स का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। अब देखो अगर x का मान मैं इस समीकरण में रखता हूँ, कौन सा समीकरण है, x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x की घात 3 प्लस 2x प्लस 1। अब देखो यहाँ मैं x की जगह 1 रख देता हूँ, तो 1 की घात 4 माइनस 4 और 1 का वर्ग प्लस 1 की घात 3 प्लस 2 और गुणा में 1 प्लस 1। अब देखो 1 की घात 4 1 माइनस 1 की घात 1 2 कितना होगा 1, और माइनस के 4 से गुणा होगा माइनस 4 प्लस 1 की घात 3 1 प्लस 2 गुणा 1 1 प्लस 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, और यहाँ देखो 1 की घात 4 1 माइनस ये आएगा 4, ये आएगा 1 और ये आएगा 2 और ये आएगा 1। अब देखो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, और 5 में से 4 गया तो क्या प्राप्त हुआ 1, और हमें यही मान कहाँ से प्राप्त हुआ, जब हमने जो जी एक्स है उसको 0 के बराबर, मतलब जी एक्स का जो शून्यक है ना, वही मान इसका शेषफल प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय से पहले आप देखो, जैसे मैं लेता हूँ 2 का भाग देता हूँ 10 के अंदर, तो 10 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, क्या आएगा 10, और हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा 0। और अगर शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा, जैसे मैं ले लेता हूँ 11 ले लेता हूँ, और 11 के अंदर मैं भाग देता हूँ 2 का, तो भाग जाएगा 5 बार और 10 आएगा, और 10 घटाएंगे तो शेषफल 1 प्राप्त होगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि अगर आपको जो ये बहुपद वापस बनाना है ना, तो क्या करना होगा, पहले ये पढ़ो, ये क्या दे रखा, यदि पी एक्स एक या एक से अधिक घात का बहुपद है और ए कोई वास्तविक संख्या है, हमने ए क्या मानी वास्तविक संख्या, तो देखो अब क्या कह रहा है कि अगर बनाना है ना, तो जैसे अगर ये जो आया ना हमारे पास भागफल, ये क्या करेगा, अगर इस जी एक्स से गुणा होगा ना, तो हमें वापस पी एक्स प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा पी एस। अगर शेषफल 0 है तो, और शेषफल 0 नहीं है तो क्या करेंगे, इसका गुणा किससे कराएंगे जी एक्स से, और प्लस के अंदर क्या जोड़ देंगे शेषफल, प्लस के अंदर शेषफल, तो हमें क्या प्राप्त होगा ये पी एक्स। अब देखो यहाँ 2 गुणा 5 गुणा 2
10 और प्लस में ये 11। मतलब ये जो 2 है और ये जिसका हम भाग दे रहे हैं और जो हमारे पास भागफल प्राप्त हो रहा है ना, ये दोनों किसके गुणनखंड हो गए? इस px के बहुपद के गुणनखंड हो गए। अब इसमें क्या दे रखा है वो हम पढ़ लेते हैं कि यदि px 1 या 1 से अधिक घात का बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है तो p, तो देखो पहला क्या दे रखा है x माइनस a, क्या दे रखा है px का एक गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0 होता है। इसमें क्या दे रखा है हम ज्ञात करते हैं। देखो इसको आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि अगर आप गुणनखंड प्रमेय और भागफल प्रमेय ध्यान से समझ लेंगे ना तो बहुत आसानी होगी। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है कि x माइनस a, मतलब इसको क्या कहेंगे हम gx, जिसका भाग दे रहे हैं। ये अगर जो px है ना हमारे पास बहुपद, उसका एक गुणनखंड कब होगा? जब शेषफल 0 होगा। कब होगा? जब शेषफल 0 होगा। अब देखो यही दे रखा है कि x माइनस से px का गुणनखंड होता है यदि शेषफल 0 होता है। pa क्या है? शेषफल। अब वापस देखो दूसरा पॉइंट क्या देखा, अगर शेषफल 0 होता है, शेषफल 0 होता है तो क्या होगा कि जो gx है ना वो क्या है हमारे पास x माइनस a, वो क्या होगा px का गुणनखंड होगा। ये उसको उल्टा लिख दिया। ये देखो क्या है, यदि pa 0 होता है कब? यदि x माइनस a px का गुणनखंड हो। और यहाँ पर देखो एक भाग भी दे रखा है। ये भाग अभी आपको समझना है तो बाद में मैं समझा दूंगा जब प्रश्नावली आएगी भाग वाली। अब देखो x प्लस 3 है, इसका हमने भाग दिया x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 के अंदर, तो हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ x प्लस 5। अब वापस अगर हमारे को ये जो बहुपद चाहिए तो मैं इसका क्या करूँगा गुणा इसके साथ कर लूँगा, और अगर शेषफल हमारे पास 0 है तो जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ इम्पोर्टेंट सर्व समीकरण हैं जो आपकी स्क्रीन के सामने है। अब देखो क्या दे रखा है, बीजीय सर्व समीकरण ऐसी समीकरण है जो चरों के सभी मान के लिए सत्य होती है। अब ये सर्व समीकरण आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा जूम करके भी बता देता हूँ, ये आगे काम आएगी। इन्हीं से हमारे जो प्रश्न है वो हल होंगे। ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार इसका। और ये था हमारी इम्पोर्टेंट नोट्स वाली क्लास। आपको पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर ये नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है।